अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कोप 29 हमारे पास कब हुई? नवंबर के अंदर हुई, 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक। कहाँ पे हुई? कोप 29 हुई हमारे पास बाकू यानी अज़रबैजान के अंदर। जो कोप 28 थी वो कहाँ पे हुई थी? दुबई के अंदर। कोप हम किसे कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं। इसमें हमारे पास डिसीजंस किस लिए बनाए जाते हैं? अबाउट क्लाइमेट। जो 1992 की रियो अर्थ समिट थी ना, जो हम इन्वायरमेंटल साइंस के पोर्शन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास उसके मुताबिक हमने क्या की, जो हम पार्टीज़ बनाई उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं। जो हमारे पास ये है, ये हम किसके तहत कहते हैं? 1992 की रियो अर्थ समिट के तहत। ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ बाको फाइनेंस गोल। सबसे पहले वो हमारे पास क्या था, इसकी कोर कमिटमेंट क्या थी। इन्होंने क्या किया कि हमारे पास 1.3 ट्रिलियन जो है ना एनुअली मोबालाइज किया इन क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग नेशंस। हमारे पास इसमें की टारगेट्स क्या थे? इसमें की टारगेट्स ये थे कि हमारे पास जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, उनको कंट्रीब्यूट किया जाए $300 बिलियन एनुअली बाय 2035, ताकि वो क्या कर सके हमारे पास मार्किंग $50 बिलियन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ड्राफ्ट में। जो प्रीवियस ड्राफ्ट थे उससे $50 मिलियन ज़्यादा है, $50 बिलियन। ठीक है। अब हमारे पास इसका मतलब क्या था कि ये हमारे पास इंश्योर कर सके एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। किस लिए? फॉर LDCs एंड SIDS। ठीक है। LDCs हमारे पास क्या होते हैं? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो ये उनको हमारे पास क्या था? क्लाइमेट का एक फंड था $300 बिलियन का, वो इनका की टारगेट था प्रोवाइड करना। जो कि पहले हमारे पास कितना था कोप 28 के अंदर? इससे $50 बिलियन कम था, मतलब वो $250 बिलियन था। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? हमारे पास जो BFG है ना, इसने रिप्लेस कर दिया अर्लियर टारगेट ऑफ $100 बिलियन एनुअली को, मार्क कर दिया इसने 10 फोल्ड इंक्रीज। तो हमारे पास इसमें क्या थी कि डिफरेंट कमिटमेंट्स थी, जिसके अंदर हमारे पास ये था कि जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स हैं ना, उनके जो है ना अचीव करने के अंदर रोबस्ट मतलब फास्टनेस दिखाई जाए और लिमिट किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास जो पेरिस एग्रीमेंट है, इसके ऊपर भी हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट गोल्स हमारे पास क्या था? ये 2015 की कमिटमेंट थी SDGs की। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक वर्ल्ड टेम्परेचर जो है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाए। जो इंडस्ट्रियल लेवल है ना, उसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ब्रेक थ्रो क्या आया। ब्रेक थ्रो इन क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर। हाई इंटीग्रिटी मतलब कार्बन मार्केट के अंदर लाई जाएगी, जैसे कि हमारे पास 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल जापान के अंदर जो है ना बनाया गया। उसमें कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 के कंट्रीज़। जो इंडेक्स 1 के कंट्रीज़ थे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, इंडेक्स 2 के जो थे हमारे पास वो डेवलपिंग थे, इंडेक्स 3 के हमारे पास क्या थे? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो क्या है हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास क्या था कि नंबर इसके अंदर ऐड किया गया था, जो हमारे पास ग्रीन हाउसेज होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना। और जो कार्बन ट्रेडिंग कंसेप्ट है ना, कोई मुल्क अपने सेट टारगेट से ज़्यादा कार्बन अगर प्रोड्यूस करेगा तो गरीब ममालिक उसे क्रेडिट ले सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट कम होगी तो कार्बन कम होगी, तो वो हमारे पास क्या कर सकते हैं? वो अफेक्टेड होंगे, तो इसलिए वो फिर किसी भी जो कार्बन प्रोड्यूसर कंट्री है उससे क्या कर सकते हैं? क्रेडिट ले सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। फिर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट है ना, उसके आर्टिकल 6.4 मतलब 6.4 के तहत क्या था कि हमारे पास जो है ना फाइनेंशियल फ्लो होना चाहिए टू $1 ट्रिलियन एनुअली बाय 2050, ताकि वो जो है ना इसकी जो हमारे पास कंप्लेन जो है ना कार्बन मार्केट, इसको क्या कर सकें? रिड्यूस कर सकें। और हमारे पास क्या कर सकें? ये रिड्यूस कर सके कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नेचुरल क्लाइमेट प्लान्स बाय $250 पर ईयर। फिर हमारे पास इसमें क्या दिखाया गया? इसमें हमारे पास जो कोप 28 थी ना, वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो उसके अंदर क्या इस्टेब्लिश किया गया था? फंड्स फॉर लॉस एंड डैमेज। तो इसका क्या था कि ये ऑपरेशन होगा 2025 के अंदर। और इसका हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास उन नेशन को सपोर्ट करेगा जिनको क्लाइमेट ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसको हमारे पास क्या किया गया था? प्लेज किया गया था $730 million से, विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन एंड डोनर नेशंस। फिर हमारे पास क्या है? तीसरा इसके अंदर है माइलस्टोन्स इन नेगोशिएशंस एंड ग्लोबल कमिटमेंट्स। उसमें हमारे पास क्या है? आर्टिकल 6 के जो एग्रीमेंट है ना, उसके तहत क्या किया गया था, जो कि हमारे पास कोप 21 के है 2015 का पेरिस एग्रीमेंट। उसमें फाइनलाइज किया गया था कि हमारे पास जो है ना कार्बन मार्केट जो है ना, और जो नॉन मार्केट कॉपरेशन है ना, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो कॉस्ट इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन करें फॉर डेवलपिंग नेशंस। फिर हमारे पास क्या था कि
बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट BTRS जिसको कहते हैं, उसमें ये था कि जो 11 कंट्रीज़ हैं ना प्लस यूरोपियन यूनियन ये सबमिट कर लेंगे अर्ली। फिर हमारे पास क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे बाको ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म जो हमारे पास इनेबल करेगा रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ क्लाइमेट एक्शंस। फिर हमारे पास क्या आया कि वर्ल्ड लीडर्स जो है ना क्लाइमेट एक्शन समिट, उसके अंदर हमारे पास ये इस पॉइंट के अंदर क्या हम डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ 80 हेड्स ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स एम्फसाइजिंग एम्बिशियस क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन स्ट्रेटजीज। फिर नंबर 4 पे हमारे पास आया बाकू एक्शन एजेंडा इनिशिएटिव। वो हमारे पास क्या था कि बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड BICFIT। ठीक है, हमारे पास ये क्या था, ये इसमें हमारे पास मल्टी स्टेक होल्डर्स थे। ये जो बाकू क्लाइमेट कोलिशन फॉर SMEs जो है ना इसको ग्रीन ट्रांजिशन कहा जाता है। फिर हमारे पास क्या था, ग्रीन डिजिटल एक्शन डिक्लेरेशन। वो जो हमारे पास क्या है, इसके अंदर ये चीज़ को जो है ना बैक किया गया कि जो हमारे पास इसको बैक किया 75 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स ने। उसमें क्या था कि इसके 1100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं ऑफ टेक कम्युनिटी। और इनका एम क्या था कि जो AI है उसके डिजिटल टूल्स हैं उनको डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाए फॉर एमिशन रिडक्शन एंड क्लाइमेट रिजिलियंस। फिर हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर क्लाइमेट रिजिलियंस। तो इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया गया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना वो क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए किस तरह अडॉप्ट की जा सकती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्टेशन ऑफ बाकू गाइडिंग प्रिंसिपल्स, उनके तहत जो है ना हम इसके अंदर रिजिलियंस ला सकते हैं अपने स्ट्रेटेजी क्लाइमेट स्ट्रेटेजीज के अंदर। नंबर 5 पे क्या था कि सेक्टर स्पेसिफिक डिक्लेरेशन एंड कमिटमेंट्स, जिसमें क्या था हमारे पास रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या था कि हमारे पास जो 50+ कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको इंडोर्स किया, इंक्लूडिंग 8 ऑफ द टॉप 10 जो है ना हमारे पास इसमें क्या थे, मीथेन इमिटर्स थे। ठीक है, इन्होंने हमारे पास क्या कमिटमेंट शो की, इन्होंने कमिटमेंट शो की कि जो हम है ना मीथेन रिडक्शन के लिए जो है ना टारगेट्स नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन NDCs, ये उनको फॉलो करके जो हमारे पास है ना ये मीथेन रिडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। फिर जो COP29 की डिक्लेरेशन थी ना वो सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर, वो क्या थी, वो ये थी कि हमारे पास जो है ना 20/60 जो है ना गवर्नमेंट्स उन्होंने इसके साथ कमिटमेंट शो की। उन्होंने क्या कहा कि हम रिड्यूस करेंगे इमिशन को, ताकि इमिशन इन टूरिज्म को, और प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लाइक इको टूरिज्म। ठीक है, और हमारे पास क्या था कि वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या किया गया कि एडवोकेट किया गया इंटीग्रेटेड अप्रोचेज ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या लाया गया, इसके अंदर बेसन लेवल स्ट्रेटजीज लाई गई। नंबर 6 में हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। उसमें इन्होंने क्या किया कि हमारे पास एनर्जी प्लेजेस किए। इन्होंने फोकस किया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आ जाती है, और 10 गीगावाट के जो रिन्यूएबल हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स हैं वो आ जाते हैं। फिर उन्होंने शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना एक प्लेज किया। वो क्या था कि 50+ जो है ना हमारे पास की जो प्लेयर्स थे ना वो शिपिंग इंडस्ट्री की, उन्होंने प्लेज किया कि वो एक्सलेट करेंगे अडॉप्शन ऑफ जीरो और नियर जीरो एमिशन फ्यूल्स बाय 2030, इक्वेटिंग टू 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर टू, ये एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या डिस्कस किया, इन्होंने नेक्स्ट डिक्लेरेशन के अंदर क्या कहा कि हमारे पास जो की कंट्रीब्यूशंस है ना और ग्लोबल प्लेजेस वो डिस्कस किए गए। हमारे पास प्राइवेट और जो हमारे पास फिलैंथ्रोपिक सेक्टर्स हैं ना, उन्होंने जो है ना उनमें से इन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टर जो थे ना उनसे $10 ट्रिलियन एसेट्स के अंदर जो है ना यूनाइटेड नेशन के अंडर इन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई। उसका मकसद क्या था कि जो हमारे पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट है या फिलैंथ्रोपिस्ट है ना, वो क्लाइमेट प्लेटफॉर्म, जो हमारे पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड फिलैंथ्रोपी जो हमारे पास क्लाइमेट प्लेटफॉर्म है BIPCP, वो क्या करेगा कि एक्सलेट करेगा फंडिंग को क्लाइमेट इनिशिएटिव्स के अंदर। तो इस तरह जो हमारे पास $7.3 बिलियन है ना वो प्लेज उनके मेड किए गए ऑन फाइनेंसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डे। ठीक है, हमारे पास जो न्यू कंट्रीब्यूशन है ना उनके अंदर क्या है, हमारे पास एशियन नोटेबल जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक आया जिसने $3.5 बिलियन दिए। यूके की गवर्नमेंट आई जिसने हमारे पास क्या दिया, क्लीन कुकिंग के लिए $10 मिलियन दिए। और जो हमारे पास जो है ना उन्होंने कहा कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, सब सहारन अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और साउथ एशिया के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर। जर्मनी ने हमारे पास क्या दिया, $65.1 मिलियन दिए टू अडॉप्शन फंड। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर 8 पे हमने इसमें जो है ना उन्होंने क्या डिस्कस किया, इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटी इंगेजमेंट। उन्होंने क्या हमारे पास क्या क्या जो बाकू के है ना वर्क प्लान है ना फॉर लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंडिजिनस पीपल्स LCIP, उसमें उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे ताकि वो एम्पावर करे इंडिजिनस पीपल्स को और लोकल कम्युनिटीज़ को। नंबर 9 पे इन्होंने डिस्कस किया हाई लेवल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। जो हमारे पास क्या है, इन्होंने डिस्कस किया इसके अंदर पॉइंट, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स
MDBs। इन्होंने क्या कहा कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे $170 बिलियन एनुअली बाय 2030 विद $120 बिलियन डायरेक्टली टूवर्ड लो एंड मिडिल इनकम नेशंस। तो इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, अब हम चलते हैं इसके एंड की तरफ। जो हमारे पास है, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया, जो हमारे पास ग्लोबल, इन्होंने क्या कहा, ग्लोबल मीथेन के जो है ना प्लेज प्रोग्रेस, इन्होंने उसके ऊपर प्लेजेस की। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो फोकस हो मीथेन रिडक्शन के ऊपर, ठीक है, और फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट वर इंडोस्ड बाय मेजर इमिटर्स इंक्लूडिंग US, चाइना एंड EU। हमारे पास जो नंबर 10 पॉइंट है या कंक्लूजन है वो इसका क्या था कि ये एक हिस्टोरिक COP29 प्रेसिडेंसी थी। इसकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स क्या हैं कि जो बाकू फाइनेंशियल जो गोल है ना वो ट्रिपल हो गया प्रीवियस क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट से। और ये हमारे पास क्या था कि ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट थी इन ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। और हमारे पास क्या था कि ऑपरेशनलाइजिंग था आर्टिकल 6 एंड लॉस एंड डैमेज फंड का इस्टेब्लिशमेंट थी, और फ्रेमवर्क था फॉर फ्यूचर क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर। इसमें जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे मुख्तार बाबेस रिमार्क्स, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने जो हाईलाइट किया अज़रबैजान की एबिलिटी टू डिलीवर द चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस अचीविंग यूनिटी एंड कंसेंसस ऑन क्रिटिकल इश्यूज। फिर उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना इसको बाकू ब्रेक थ्रो भी कहा इन्होंने, मतलब, और इन्होंने क्या कहा कि इन ट्रांसफॉर्मिंग बिलियंस इनटू ट्रिलियंस ओवर द नेक्स्ट डेकेड, ठीक है। और इसको इन्होंने क्या कहा, एकम्पलिशमेंट कहा, पोजीशन जो है ना अज़रबैजान की एज वेल एज ट्रायल ब्लेजर्स इन द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, ensuring continuity and coherence for the future COP conference. Thank you.